प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज भी हम फिर से पढ़ने वाले हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूं और हाजिर हूं क्या भैया, आपकी स्टार वाली क्लास को लेकर। तो आप देखोगे आपको मैं धीरे धीरे सभी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और उनमें जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य है, आप देखिएगा वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने ये सोच कर पढ़ाया है कि आपको कम से कम पढ़ाऊं, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में करके आएँ। तो इसी कड़ी में भैया हम प्रारंभ करते हैं स्टार वाली क्लास को। ये और स्टार वाली क्लास कैसी, हमने कहा था कंधों पर लगवाएगी स्टार भैया, वर्दी दिलाने वाली क्लास है और वर्दी इसी क्लास से मिलेगी भैया। आप एक बार जुड़ जाएं और हम विषय को करते हैं प्रारंभ। अब आप देखो कि जब विषय को प्रारंभ करते हैं तो विषय हमने कहा था कि संविधान का निर्माण हम लोग कर चुके हैं और संविधान में दो चीजें मैं आपको प्रमुख रूप से बताने वाला हूं। तो आप देखिएगा 26 नवंबर 1949, आप याद रखिएगा मैंने आप सभी को पढ़ाया था। ये क्या है भैया, संविधान का निर्माण है भैया। क्या है, संविधान का निर्माण है। अब यहीं पर मैंने कहा था 26 जनवरी, क्या कहा था भैया, 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया भैया, लागू। और मैंने आपको एक तिथि बताई थी, एक इतिहास की घटना बताई थी कि क्यों 26 जनवरी को लागू हो रहा है। अगर निर्माण हो गया है, हम कई वर्षों से लगातार संविधान की मांग कर रहे हैं और जब हमें संविधान मिला तो हम लेट क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग पीछे वाली क्लास को देखे जाके, वहां पर आपको व्यवस्थित तरीके से मैंने चीजें बताई हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये जो 26 नवंबर है, इसे अब क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसा मनाया था भैया, संविधान दिवस। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि संविधान दिवस, तो संविधान दिवस याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता भैया भारतीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस। अब यहां पर देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा क्या हो गया, लागू हो गया भैया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए देखते हैं। तो अब अगर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, तो उस संविधान में हमने क्या क्या दिया है अपने संविधान को, क्या क्या चीजें हैं भैया संविधान में, तो उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आ जाओ। तो हमने यहां पर एक बात की और वो बात की भैया, हमने 8 अनुसूचियां दे दी। क्या दे दी, अनुसूची दे दी। क्या दे दी भैया, 8 अनुसूची। कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी भैया, 8। इसके बाद आओ, जब इसके बाद आएंगे तो अब हम बात करेंगे किस पे, आपके भाग पर। किस पर बात करेंगे, भाग। तो भागों की संख्या कितनी हो गई, 22। कितने दे दिए भाग, 22 भाग दे दिए भाई। कि संविधान में भागों की संख्या कितनी हो गई भैया, तो संविधान में भागों की संख्या हो गई 22। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हमने तीसरी चीज दे दी, अनुच्छेद। और अनुच्छेद कितने दिए भैया, 395 अनुच्छेद थी। और इसके बारे में मैंने आपको प्रथम क्लास में ही बताया था कि भाग को पढ़ेंगे, अनुसूचियों को पढ़ेंगे, अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, संशोधनों को पढ़ेंगे और सबसे पहले मैंने कहा था हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भैया, प्रस्तावना। और यहां से आप देखिएगा, अब ये तो मूल संविधान की बात है। क्या कर रहे हैं भैया, ये मूल संविधान की बात है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज की बात करेंगे, और आज की बात करेंगे तो मतलब किसकी बात करेंगे भैया, हम वर्तमान में क्या स्थिति है। तो पहली चीज हम इन चीजों पर थोड़ा अंतर करते हैं कि अनुसूची क्या होती है, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो संविधान का संक्षिप्त सार है,
जो संक्षिप्त रूप से संविधान में चीजों का उल्लेख है, तो वो संक्षिप्त चीजें कहां पर हैं? अनुसूचियों में। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिएगा टाइटल है, और यहां पर आप देखिएगा उसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेदों में, कि एक चीज बता दी गई कि अगर संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो अगर संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है तो आपको भाग 1 में जाना होगा, आर्टिकल 1 से 4। और यहां पर चीजें संक्षिप्त होंगी, छोटी सी चीज में बड़ी बात कह रहा होगा। तो याद रखिएगा, अनुसूची का मतलब है संक्षिप्त, कम से कम बोल के ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता देना, या कम से कम लिखा हो, उसका अर्थ बहुत व्यापक हो। तो वो सब चीजें कहां मिलेंगी हमको? अनुसूची में। पर ये तो भैया व्यवस्था 26 नवंबर 1949 वाली है, कि 26 नवंबर 1949 को 8 अनुसूचियां आई, 22 भाग आए और 395 अनुच्छेद आए। पर अब वर्तमान में क्या है भैया? कि भैया अब वर्तमान में क्या है? तो आओ वर्तमान पे चर्चा करते हैं। तो जब वर्तमान पे चर्चा करेंगे तो देखते हैं। तो वर्तमान में जाएंगे तो अनुसूचियों की संख्या हो गई कितनी? 12। कितनी हो गई? 12। अब आप देखोगे 12 हो गई तो 4 अनुसूचियां आप देखिएगा बढ़ाई गई, जैसे 9, 10, 11 और 12। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इनको यहीं पर करा दूंगा और मूल अनुसूचियां बाद को पढ़ लेंगे। तो आप देखोगे कि 8 अनुसूची मूल थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12। आगे बढ़ोगे तो भाग में थोड़ी चीजें आप समझो, कि वर्तमान में जाओगे तो भागों की संख्या कितनी? अब ये आ गया, तो भागों की संख्या आप देखिएगा कि मूल रूप से कोई भाग नहीं बढ़ा, कि 22 थे, कोई 23 भाग नहीं हुआ। अब इसमें हम उन्हीं खंडों में जोड़ते चले गए, क्योंकि वो व्यवस्था वहीं की थी, वहीं पर हमने लगा दी भाई, वो व्यवस्था वहीं की थी, हमने वहीं पर लगा दी। जैसे आप बात करें भाग 4 का, किसकी बात करेंगे? भाग 4 का। और भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भैया याद रखिएगा, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है। तो अब ये बात करेंगे, जब मौलिक कर्तव्यों की बात की गई तो आप सभी को बताया कि मैंने एक ऑप्शन खोल रखा था आपके लिए, कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आ चुका है, निर्माण हो चुका है, पर आगे भविष्य में हमें कुछ तथ्यों की, कुछ कानूनों की आवश्यकता हो सकती है। उन कानूनों को हम समाहित कहां से करेंगे, या इसमें कुछ कानून हमें गड़बड़ लग सकते हैं भाई, ठीक है, तो उनको हम हटाएंगे कहां से? तो मैंने एक चीज ऊपर देख लेते हैं, एक बात कही थी, संविधान संशोधन। क्या कहा था भैया? संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन है भैया, इसका उल्लेख 368 में किया गया। कहां पर किया गया? 368। तो आपसे अगर कह दे कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया भैया, तो संविधान संशोधन का उल्लेख 368 में किया गया है। और मैंने यह भी बता रखा है पिछली क्लास में कि यह संविधान संशोधन की व्यवस्था किस राष्ट्र से आई है भाई, किस राष्ट्र से आई है, तो वो वीडियो आप देखे जाके, वहां पर आपको व्यवस्थित तरीके से मैं करा रहा हूं, तो आप शेयर करते रहें क्लास को। अब आप देखिएगा 4 का भी हो गया। अब इसके बाद आप देखो कि आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो आप देखिएगा हमने 9 का जोड़ा। कौन सा जोड़ा भैया? 9 का। और 9 का में आप देखोगे आपकी आ जाती नगर पालिका। नगर पालिका कौन सी आ जाएगी भैया? नगर पालिका। अब नगर पालिका के जाओगे तो 9 खा को जोड़ा हमने। किसको जोड़ा भैया? 9 खा को जोड़ा। और 9 खा में आता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। तो भैया ये प्रावधान आप देखोगे क्या हमें जरूरत लगी, तो वहीं पर हमने जोड़ दिए। अब जैसे भाग 4 का है तो यहां पर आप देखोगे भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं। पर बात एक समझे, अब बात क्या समझे भाई, तो यहां पर आप देखिएगा कि जैसे 4 का है तो 4 में था नीति निर्देशक सिद्धांत,
वो राज्य को आपको अधिकार देने की बात करता है कि राज्य ऐसा करेगा, तो वो राज्य का कर्तव्य हो गया अपने नागरिकों के प्रति। पर नागरिकों का भी तो कोई कर्तव्य होना चाहिए राज्य के प्रति, तो वही हमने जोड़ दिया 4 का। और आप देखोगे 4 का जोड़ा तो इसके लिए आप सभी को पता है संविधान संशोधन के माध्यम से लाना पड़ेगा, ठीक है। और वो संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां पर की गई? 368 में। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अब आगे जाओगे तो अगला जो आर्टिकल मिलेगा 14 का, कौन सा मिल जाएगा भैया? 14 का। और 14 का में भैया है अधिकरण। कौन सा भैया? अधिकरण। तो अब यहां से बात करें तो आप एक चीज नोटिस करें कि यहां पर 4 का बढ़ा, 9 का बढ़ा, 9 का बढ़ा, 14 का बढ़ा। क्या कोई मूल बढ़ा? तो हम कह सकते भैया कोई मूल नहीं बढ़ा। तो भागों की संख्या कितनी रही अभी भी? 22। भाई कोई मूल नहीं बढ़ा। अब मैंने कहा कंडीशन वाइज लगाइएगा। परंतु आप देखोगे उत्तर प्रदेश 2018 पुलिस, उत्तर प्रदेश की 2018 पुलिस भर्ती में क्वेश्चन आया कि भागों की संख्या कितनी है। क्या पूछा भैया? भागों की संख्या। तो वहां पर ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देखोगे 26 भी था, पर ऑप्शन लग गया 25। भाई अगर आप इनको जोड़ दोगे 22 हैं, 4 हैं, तो कितने हो गए भाई? 26, पर ऑप्शन 25 लगा रहा है। तो हम फिर इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जाएंगे, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दिया भाई, कि संविधान के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से हमने किसी ना किसी भाग में चेंज कर दिया है। अब आप देखिएगा भाग में एक चेंज होगा और वो भाग होगा 7। कौन सा भाग होगा? 7। अब आप देखोगे भाग 7 में उसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं पीछे जाऊं, आपको चीजें और क्लियर कर दूं कि ये है क्या। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं इसे रफ करता हूं। आपको मैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा भाई, कि संविधान की जो स्टार वाली क्लास है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलेगी भैया। अब आपका भी काम हो कि इसे शेयर करते रहें भाई, लाइक करते रहें। और मैंने कहा अगर आप लाइक और शेयर करते रहेंगे तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ आपको सारे विषय को ऐसे ही कवर कराता रहूंगा, ऐसे ही कवर कराता रहूंगा। अब आप देखिएगा कि भाग हमने 7 का कहा कि भाग 7, और भाग 7 को कर दिया गया क्या? निरसित। निरसित, निरसित का मतलब है कि संविधान से हटा दिया गया। निरसित का तात्पर्य है कि संविधान से इसे हटा दिया गया भैया। अब क्यों हटाया गया? तो यहां पर आपको याद होगा कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, और वो राज्य हम कह सकते हैं कि पहले वो मद्रास हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मद्रास। और मद्रास राज्य से बात समझिएगा कि मद्रास राज्य से एक अलग राज्य की मांग उठी, और वो अलग राज्य की मांग उठी आंध्र प्रदेश। कौन सी उठी भैया? आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में मैं आगे भाग 1 में आपको एक एक चीज बताऊंगा, पर यहां पर बस इतनी चीज समझे। तो ये आंध्र प्रदेश की जब मांग उठी तो कई कारणों की वजह से 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना दिया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना दिया भैया। कैसा बना दिया? गठित होने वाला राज्य बना दिया गया। तो अब आप देखोगे ये गठित होने वाला राज्य हो गया। बात समझे कि अब ये भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। तो आज से कहता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य भैया कौन सा है भैया? आंध्र प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश है। तो अब ये आंध्र प्रदेश गठित हो गया। तो धीरे धीरे चल के अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग कर दी। अब भैया हमारी सरकार के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी, और सरकार ने एक यहीं पर आयोग बना दिया। और आयोग की बात कर लेते हैं।
तो ये आयोग आया 1953 में, और इस आयोग को हम लोग कहते हैं फजल अली आयोग। और इस फजल अली आयोग को काम क्या सौंपा गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए कि नहीं, कि राज्यों के गठन का आधार भाषा होना चाहिए कि नहीं। तो भैया फजल अली ने कहा हाँ होना चाहिए भाई, राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए, भाषा। पर कह दिया एक राज्य, क्या बात कह दी, एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगी। अब इसी कड़ी में आप देखिएगा महाराष्ट्र गुजरात अलग होने की बात कर रहे हैं, उधर हरियाणा पंजाब अलग होने की बात कर रहे हैं, सब भाषा के आधार पर कर रहे हैं। तो यहीं पर आप देखिएगा कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, और पुरानी व्यवस्था में आप देखोगे भाग 7 में राज्यों को कई आधारों पर बांटा गया था, और वो राज्य के आधार थे आप देखिएगा जैसे का खंड के राज्य थे, खा खंड के राज्य थे, गा खंड के राज्य थे, घा खंड के राज्य थे, और अंगा खंड के राज्य थे। मतलब भाग 7 में हमने राज्यों को कैटेगरी वाइज बांट रखा था। परंतु जब ये बात आई तो यहीं पर अब कहा गया कि राज्यों का आधार भाषा होगी, पर एक राज्य एक भाषा नहीं होगी, कि राज्यों के गठन का जो पुनर्गठन का आधार भाषा होगी, पर एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। तो यहीं पर भैया एक लाया गया 1956। कौन सा भैया, 1956। और 1956 में आया क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा आ गया भैया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये भैया आया 7वें संविधान संशोधन से। किससे आया, 7वें संविधान संशोधन। तो आप बात को समझते रहें भैया, मैं एक एक चीज आपको क्रम से बता रहा हूं, कोई चीज नहीं बचेगी आपके। आप पेपर को पास करके आएंगे भैया, पेपर में आप अच्छे ढंग के चाहे जैसे क्वेश्चन आए आप निकाल कर आएंगे भैया, आपको कोई लोड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप ले रहे हो भैया स्टार वाली क्लास। और मैंने कहा है कि आप देखिएगा कि करंट अफेयर की भी सीरीज आ गई है, और वो सीरीज भैया आप कम से कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा आप लगा के आओ क्वेश्चन। ऐसा मैं ऐसे तथ्य नहीं कराऊंगा जो आपको लगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कराता चला जा रहा हूं। आपको उतना ही कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए आपको लाभदायक साबित हो सके भैया। तो उसके लिए करंट अफेयर भी आ चुकी है और मैथ वाली क्लास को तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो अब आप देखिएगा 7वें संविधान संशोधन से क्या हो गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मतलब है कि राज्यों को एक नई व्यवस्था में ढाला जाएगा, राज्यों को एक नए प्रकार से गठित किया जाएगा। तो अगर राज्यों को नई व्यवस्था में ढाला जाएगा, नए प्रकार से गठित किया जाएगा, तो क्या हमें पुरानी व्यवस्था की जरूरत होगी? तो हमने कहा था कि जब संविधान बन रहा था भाई तब हमें जरूरत थी, आगे नहीं है तो आगे हम हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, ऐसा मैंने आपको प्रस्तावना 1947 अधिनियम में दोनों जगह पर ये चीजों को कराया था। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं लिया है वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, आप उसे ले लें। तो अब यहां से जो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया कि राज्यों को नए आधार पर गठित किया गया। और जब राज्यों को नए आधार पर गठित किया गया तो इस पुरानी व्यवस्था को भैया हमें करना पड़ा समाप्त। तो अब आप देखिएगा कि 22 में एक भाग चला गया, 22 में एक भाग चला गया, तो भाग कितने बचे भैया, 21। कंडीशन कि किस प्रकार से कैसे पूछोगे भैया, सारे प्रकार हमने पढ़ लिए स्टार वाली क्लास में। कैसे पूछोगे कि मूल संविधान में क्या है, वर्तमान में क्या है, कैसे कौन सी बढ़ रही चीजें, कैसे कहां पर घट रही, तो कैसे 25 लगा कि 21 4 25। जिन लोगों ने 22 4 26 हो गया क्वेश्चन गलत। तो मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया भैया, और बड़े आनंद के साथ पढ़ा रहा हूं, आप भी आनंद के साथ पढ़ें और जुड़ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, और जल्द से जल्द क्लास को शेयर करें भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मैं पूरे मन से पढ़ाता हूं भैया, पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और कंडीशन समझे भैया। सारी चीजें मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से बता दी, अब आपको इनको व्यवस्थित रखना है। बस करिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। और आनंद आ रहा होगा क्लास में। और आप जो लोग मैथ वाली क्लास नहीं लिए हैं वो भैया मैथ वाली भी क्लास ले जाके, मैंने कहा था वो परीक्षा के समय रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम होगा भाई। परीक्षा के समय रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम होगा। तो यहां से हमने इतनी चीजें पढ़ ली। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि थोड़ा मैं आपको जो भी चीज करा रहा हूं वो एसआई के लेवल से ही करा रहा हूं, क्योंकि एसआई का लेवल अच्छा होने वाला भाई। ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे क्वेश्चन आ गए ऐसे ही आ गए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो विषय, और वो पढ़ने वाले अनुसूची। क्या पढ़ने वाले भैया? अनुसूची। तो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में अगर कहे, कहां पर भैया कहे? मूल संविधान में। तो भैया मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई भैया, 8 हो गई। पता चल गया कितनी संख्या हो गई? 8 हो गई। अब बात करेंगे तो हमने कहा वर्तमान में कितनी होगी? कहां पर भैया? वर्तमान में कहां पर होगी? तो वर्तमान में याद रखिएगा कि वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी भैया? 12। तो यहां पर आप देखिएगा 9, 10, 11 और 12 बढ़ रखे हैं। पर वहां पर मैंने देखा कि वहां पर चीजें नहीं बढ़ रही थी भैया, भाग में ही खंड बनाए जा रहे थे। तो 21, 25, 22, 3 ऑप्शन, 3 अकॉर्डिंग आप अपने पर अनुसार लगाएं। ठीक है, तो अब आ गए। तो हमने कहा कि हमने 9 नंबर जोड़ा, 10 नंबर जोड़ा, 11 नंबर जोड़ा और जोड़ा कौन सा? 12। तो ये हो गया, आप देखिएगा दूसरे खंड में आई हुई अनुसूचियां। अब अगर ये दूसरे खंड में आई हुई अनुसूचियां हैं तो इनमें कई सारे संविधान संशोधनों के माध्यम से लाया गया होगा, और उन संविधान संशोधनों के माध्यम को हम देखेंगे। तो इसका ले लें एक बार स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रथम अनुसूची पर चलेंगे। क्या चलेंगे भैया? प्रथम अनुसूची पर चलेंगे। और प्रथम अनुसूची पर चलेंगे तो आपको मैं एक लेवल से, ऐसा नहीं भैया संघ राज्य क्षेत्र, भाई वही होता है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, कि संघ की क्या क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में यहां पर लिखित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको और भी कुछ भैया, अब हम लोग बात करते हैं, और बात किस पर करेंगे? तो अनुसूचियों पर करेंगे भैया। किस पर करेंगे? अनुसूची पर करेंगे। तो ये जो अनुसूची होती है इस पर जब बात करेंगे तो यहां से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं, और मैं आपको ये अनुसूचियां एकदम अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, एकदम अलग। आप एकदम यूनिक देखोगे इसको, वाकई में आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। अब आ जाओ, चीजें आती होंगी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो अनुसूची 1 में बात करेंगे तो कहा गया पहला पॉइंट, अनुसूची 1 में प्रथम पॉइंट कहा गया राज्यों के नाम। किसकी बात की गई भैया? राज्यों के नाम की बात की गई। राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। किसकी बात कर दी भैया? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अनुसूची का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षिप्त। क्यों? क्योंकि अब इसने कहा राज्यों के नाम क्या क्या होंगे, ये तो हमें पता है क्या क्या होंगे, पर उनके न्यायिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया एनटीपीसी में। अब आप देखिएगा कि दिक्कत हो गई। हम संघ राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, उनकी सीमाएं पढ़ते हैं, इतना ही टाइटल पढ़ते हैं, पर मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा वो आपके एसआई के लिए भरपूर होगा। आपको बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। तो हमने कहा राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ये बात पूछी गई कि राज्यों के न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है?
तो अब बड़ी दिक्कत है भैया, अब दिक्कत है, तो मैं ये दिक्कत दूर कर रहा हूं। तो न्यायिक क्षेत्रों की बात किस में कर दी गई भैया? अनुसूची प्रथम में कर दी गई, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। तब जब राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र की बात कर दी गई, तो यही आओ, जब न्यायिक क्षेत्र की बात करोगे, और मैंने संविधान विषय को प्रारंभ करने से पहले ही आपको बता दिया था कि भैया क्या होगा, और वो होगा कि भारत या किसी देश में अगर दो व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चला दी जाएं और उस समय पर दे दी जाए, एक न्याय दूसरा प्रशासन, तो उस देश का विकास संभव बहुत ज्यादा प्रगति पथ पर रहेगा। तो आइए अब न्यायिक क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहां पर आपको पता है कि संघ से हम केंद्र को ले लेंगे। दूसरी बात करेंगे हम राज्य, भाई ऐसे ही तो राज्य हैं। तीसरी बात करेंगे हम संघ शासित राज्य। किसकी बात कर देंगे भैया? संघ शासित राज्य। तो अब 3 प्रकार के राज्य हो गए। एक संघ वाला मतलब केंद्र है हमारा, केंद्र में एक राज्य है, एक संघ शासित राज्य है। तो राज्य को अपने प्रशासन करने की पूरी व्यवस्था है, और संघ शासित क्षेत्रों में हमने आपको ये आर्टिकल बताया है कि प्रशासक बनाएगा कौन, और प्रशासक नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कई सारी चीजें आ जाएंगी। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कई सारी चीजें आ जाएंगी। वो चीजें क्या देखते हैं? तो यहां पर आप देखिएगा, मैंने कहा केंद्र, तो आप देखिएगा भारत के लिए अगर न्यायालय की बात करोगे, न्यायिक क्षेत्र की बात करोगे कि कहां तक कैसे लगेगा, कि कहा गया राज्य का नाम क्या होगा और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, कहां तक कर सकते हैं। तो अब यहां पर पढ़ो, अगर केंद्र या भारत की बात कर दो, तो भारत में आप देखोगे न्याय का कार्य करने के लिए, भारत में न्याय का कार्य करने के लिए न्यायपालिका है, और उस न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा भैया? सुप्रीम कोर्ट। कैसा हो गया भैया? सुप्रीम कोर्ट। और इसी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कह देंगे भैया? उच्चतम न्यायालय। तो अब आप देखोगे उच्चतम न्यायालय हो गया। अब आगे बात करोगे तो एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक उच्चतम न्यायालय हो गया। क्या और इसे कुछ नाम दे सकते हैं? तो इसे हम भैया कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। तो अब ये बात आ गई, आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आप कह सकते हो उच्चतम न्यायालय, आप कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय। तो अब ये बात करो कि अगर उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, तो अब इस न्यायालय की व्यवस्था कहीं पर की गई होगी, तो 124। तो याद रखिएगा, मैं आपको अनुसूची 1 में इस चीज को बता रहा हूं। क्यों? यहां से देख लीजिएगा कि आपके सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, आपका सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो 124 आर्टिकल में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। और इसी नंबर को इधर उधर घुमाएंगे, और इसी नंबर को जब इधर उधर घुमाएंगे तो यहीं से हमको राज्य और संघ शासित मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? यहीं से हमको भैया राज्य और संघ शासित मिल जाएंगे। तो आइए हम ढूंढते हैं उनको। तो जब राज्य की बात करेंगे, तो राज्य में भी आपको मैंने बताया कि राज्य के लिए एक व्यवस्था होगी जिसे हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं भैया? हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा कि राज्य का सर्वोच्च कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। भारत का सर्वोच्च कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अब इस हाई कोर्ट को क्या और किसी नाम से कह सकते हैं? तो भैया कह सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय। तो अब ये उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय। तब उच्च न्यायालय, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर देख लीजिएगा, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये उच्च न्यायालय हो गया। यहीं पर आप देखिएगा हाई कोर्ट कहते हैं। अब आप देखोगे इसका 2 आर्टिकल आएंगे यहाँ पे। कितने आर्टिकल आएंगे? 2। क्यों? जब आप समझे कि जब हम आजाद हो रहे हैं, और जब हम आजाद हो रहे हैं तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम हर राज्य को एक न्यायालय दे दें। और मैंने कहा है कि भाग 4 जब पढ़ेंगे तो वहां पर नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे, उनमें यही बात कही गई कि जब राज्य सक्षम हो जाएगा तो आपको चीजें उपलब्ध करा देगा भैया,
आपको चीजें उपलब्ध करा देगा। तो यहीं पर कहा गया एक आर्टिकल आया 214, कौन सा आया 214, यही मैंने कहा था इसी नंबर को पलट दीजिए, पलट गया भाई, और पलट गया तो क्या बन गया 214 बन गया, आर्टिकल नंबर 214। और आर्टिकल नंबर 214 का मतलब क्या है, तो ये कहता है हर राज्य के लिए, किस राज्य के लिए, हर राज्य के लिए, और हर राज्य के लिए कहता है एक उच्च न्यायालय या एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा भैया, एक हाई कोर्ट होगा। तो अब आप देखोगे हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल कर रहा है 214। तो अगर 214 ये बात कह रहा है तो यहां पर तो भैया गठन की बात नहीं कही गई, उसने एक व्यवस्था दी कि आर्टिकल 214 के तहत हर राज्य के पास एक न्यायालय होना चाहिए। अब आओ गठन की जब बात करेंगे तो गठन के लिए कौन सा आर्टिकल आ जाएगा 216 आ जाएगा भैया, कौन सा आ जाएगा आर्टिकल नंबर 216। आप देखिएगा मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा हूं अभी, तब इतना आपको मजा आ रहा होगा, जितने समय आपके आर्टिकल चलेंगे भरपूर आनंद आएगा भैया। तो भैया 216 क्या हो गया, अब पढ़ते हैं क्या हो गया, तो यहां कह सकते हो हाई कोर्ट का गठन, क्या कह सकते हो भैया हाई कोर्ट का गठन। तो यहां से चीजों को आप अलग रखें कि 214 हर राज्य के लिए न्यायालय की बात करता है, 216 हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। अब आप देखोगे दो व्यवस्था आ गई, अब तीसरी व्यवस्था हमारी आई, और तीसरी व्यवस्था अगर संघ शासित क्षेत्र के न्यायालय के लिए जाओगे तो यहां पर आर्टिकल आ जाएगा 241, और यहां पर होगा संघ शासित क्षेत्र का न्यायालय, संघ शासित क्षेत्र का न्यायालय। तो अब आप देखिएगा संघ शासित क्षेत्र का न्यायालय जो है या संघ का जो हाई कोर्ट है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में भैया, तो आर्टिकल नंबर 241। तो आइए आर्टिकल हमने कितने पढ़े 3, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट का गठन 216, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214, और संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट होगा तो 241 होगा। तो आपको मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है भैया तो शेयर कर डालो ना, फैला दो इस क्लास को, और भैया कंधों पर स्टार लगवाएगी ये स्टार वाली क्लास, वर्दी दिलाएगी। अगर वर्दी पाना है तो भैया इसके नोट्स भी तैयार करते रहे, जब परीक्षा में जाए तो खटाखट क्वेश्चन करके आए, बिना लोड के क्वेश्चन करके आए। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगली बात मैं इसे करता हूं रफ। अब क्या करेंगे, मैं इनको करता हूं रफ, और रफ करेंगे और बढ़ेंगे भैया कहां आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आप देखिएगा चीजों को हम देखेंगे तो आपके एग्जाम में कई सारी चीजें आती हैं। अब आप देखोगे अगली बात कहा गया, उसने कहा संघ राज्य क्षेत्र, क्या कहे भैया संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं, एवं उनकी सीमाएं, कि भैया सीमा क्या होगी कि संघ राज्य क्षेत्र होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाएं क्या होंगी, तो ये बात अनुसूचित। तो अब आप देखोगे कि एक तो राज्यों के नाम आ गए, अब संघ शासित क्षेत्र, यहां पे एक चीज कर लीजिएगा क्षेत्र के नाम, नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, तो ये भैया आपकी अनुसूची 1 हो गई। इसे कर लें लॉक और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और लॉक कर रहे, स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो अब अगला आएगा भैया कि हमने इसमें ये डिसाइड कर लिया कि सीमाएं कहां पर होंगी, न्यायिक क्षेत्र कहां पर होंगे, आपके नाम क्या होंगे, सब चीज डिसाइड कर दी अनुसूची 1 में। तो भैया दूसरा काम क्या करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि वेतन देंगे। क्या देंगे भैया, वेतन देंगे। और वेतन भैया किसको देंगे, तो वेतन यहां पर जो आएंगे कर्मचारी उनको देंगे। अब भैया अनुसूची 2 को पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं, इसमें कहा गया परिलब्धियों पर भत्ते व उससे संबंधित
परिलब्धियों पर भत्ते व उससे संबंधित विशेषाधिकार। क्या बात कहेगी? विशेषाधिकार। तो यहां पर आप समझे, मैं आपको समझा भी रहा हूं, परिलब्धियों पर भत्ते एवं उससे संबंधित विशेषाधिकार। अब ये जो विशेषाधिकार की बात करी गई तो हम लोग इसे सीधा पढ़ते हैं। मान लो यही भाषा लिख दें कि परिलब्धियों पर भत्ते एवं विशेषाधिकार का उल्लेख कहां पर किया गया है और इससे संबंधित जितने भी प्रावधान आ गए, विशेषाधिकार, इससे संबंधित अधिकार, संबंधित। आप देखो कि जब संबंधित बातें होंगी, वो अधिकार होंगे, वो सारे अधिकार कहां पर हो जाएंगे भैया? अनुसूची 2 में हो जाएंगे। तो आप सुनो, परिलब्धित पर भत्ते एवं उससे संबंधित विशेषाधिकार, इससे संबंधित अधिकार। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे काम कराएगा तो मतलब वेतन। तो हम लोग ये टाइटल याद कर लेते हैं कि अनुसूची 2 में कौन सा है? वेतन। पर जो बात कही गई, मैंने वो बात बताई कॉन्स्टिट्यूशन वाली। तो मान लो अगर छोटा छोटा यही कुछ उठा के रख दिया गया, जैसे मैंने वहां पर बताया कि एनटीपीसी में उस बात को उठा के उसने रख दिया। आप सोच में पड़े कि ये किस अनुसूची में? ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसी तो कोई व्यवस्था देखी नहीं है, पर ये तो व्यवस्था पूछ रहा है, तो व्यवस्था होगी भैया। तो आओ अब वेतन की बात करेंगे। तो याद रखो, जो अनुसूची 2 है, तो भारत में वेतन 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक आता है हमारा संचित निधि। कौन सा निधि आता है भैया? संचित निधि। और दूसरा आता है हमारा आपका वित्तीय विवरण। कौन सा हो? वार्षिक वित्तीय विवरण कह देंगे। कैसा भैया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है आपका बजट। तो अब आप देखिएगा कि कुछ भत्ते, कुछ वेतन आपके संचित निधि से दिए जाते हैं और कुछ भत्ते आपके वार्षिक वित्तीय विवरण से दिए जाते हैं, बजट से दिए जाते हैं। तो यहां पर हम वो भारित वेतन पढ़ेंगे जो संचित निधि पर भारित है। किस पर भारित हैं? संचित निधि पर भारित। ठीक है। अब संचित निधि पर वेतन किसके किसके भारित है? भाई ये भी देखेंगे, संचित निधि पर वेतन किसके किसके भारित है। तो पहली बात आओ कि इस संचित निधि होती क्या है भैया, कि ये संचित निधि है क्या। सबसे पहले तो यही पढ़ लेना कि ये संचित निधि है क्या। अब इस संचित निधि की बात करेंगे तो भैया इस संचित निधि में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। कि संचित निधि का, जैसे आप समझे, सरकार की आय प्रतिदिन होती है। अब ये आय प्रतिदिन जाती कहां पर है? अब जैसे आप देखोगे उस आय को, उस पैसे को कोई रखने की व्यवस्था की गई होगी। जैसे आप सोचे कि जब बचपन में हमारे यहाँ कोई, जैसे बुआ, फूफा, नाना, नानी कोई भी आता था तो हमें कुछ पैसे देता था, तो उन पैसों को आप देखोगे हमें गुल्लक में संरक्षित करते थे, इकट्ठा करते थे और एक साथ जोड़ते थे। वैसे ही सरकार रोज रोज का जो पैसा है वो कहां ले जाती है? संचित निधि में। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो संचित निधि है सरकार का गुल्लक है। क्या हो जाएगा? गुल्लक हो जाएगा। अब आप देखोगे गुल्लक, अब आप देखोगे गुल्लक हो गया। तो ये आपसे कह सकता है कि ये संचित निधि किस अनुच्छेद में है या संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया। और मैं आगे इसकी व्यवस्था बताऊंगा, जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो इसे और विस्तारित कर दूंगा। और इस संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266। तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो भैया निकल कर नहीं आ पाते, और मैं आपको यहीं पर समझाया दे रहा हूं कि संचित निधि क्या होती है, और आसान भाषा में कि हम अपने गुल्लक को समझें। और संचित निधि सरकार का गुल्लक होगा कि पैसा रखेगी, एक समय आके लगा देगी, और वो बनेगा क्या? बजट। आप देखोगे हर वर्ष आपके सामने सरकार अपने आय व्यय का जो विवरण है वो देती है कि कहां पर कितना खर्च किया है और कहां से कितना कमाया। तो ये जो बजट है, आपसे ये कह सकता है, बजट शब्द का तो वैसे कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। याद रखिएगा, ये जो बजट शब्द है ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इस बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 में। किसमें भैया? आर्टिकल 112 में भैया। तो आर्टिकल 112 में क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 112 में हो जाएगा क्या? आपका बजट।
तो भैया आपको मैं एकदम आसानी से पढ़ा रहा हूं, एक मजे के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी काम है शेयर करते रहना। और जो लोग मैथ वाली क्लास नहीं ले रहे हैं वो ले लें, आप देखोगे उसमें भी आनंद ही आनंद आएगा। एक बार चीजों को सीख गए और आप देखोगे करंट अफेयर की भी क्लास आ गई है, उसमें मैं कम से कम पढ़ाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करके आएंगे एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे क्वेश्चन। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो ये वेतन की बात हो गई, पर या भैया वेतन है किसके किसके और कहां से किसको वेतन मिलता है, किस आर्टिकल से किसको वेतन मिलता है, भैया आज मैं वो पढ़ाने वाला हूं आपको, आज वो पढ़ाने वाला हूं, वो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं जो चीजें आपने पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी होंगी पर ऐसे नहीं पढ़ी होंगी, व्यवस्थित नहीं होगा। और मैं आपको आर्टिकल आपकी उंगलियों पर नचा दूंगा भैया, कि आर्टिकल आप ऐसे बोलेंगे 266 संचित नीति, 112 बजट, और जब तक मैं भाग चालू करूंगा तब तक आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दे चुका हूंगा। जब तक हम भाग चालू करेंगे तब तक मैं आपको बहुत तगड़ी व्यवस्था दे चुका हूंगा। और इसका लें अब स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो भैया स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें वेतन भत्ते किस किस के आएंगे। तो सबसे पहले भैया जब वेतन भत्तों की बात करोगे तो हमारे राष्ट्रपति महोदय, कौन से महोदय भैया, तो अनुसूची 2 में आपसे कभी कभी पूछ देता है किन पदाधिकारियों का वेतन है भैया, तो भैया सबसे पहले हम किसका जाएंगे, हमारे राष्ट्रपति महोदय, कौन से पति महोदय, राष्ट्रपति का वेतन भैया। तो आपसे कह सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन कहां पर है, तो भैया अनुसूची किसमें है, 2 में है। कहां पर है भैया, 2 में है। और अगली बात करेंगे जैसे राष्ट्रपति का वेतन है गया, तो यहां से आपसे कह सकता है राष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद के तहत उसे मिलता है। तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल हमारा आएगा, एक अनुच्छेद हमारा आएगा, और वो अनुच्छेद कौन सा हो गया भैया, 59। कौन सा हो गया भैया, 59। और 59 में राष्ट्रपति के लिए शर्तें दी हैं और वहीं पर आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किया गया। तो राष्ट्रपति को वेतन किस आर्टिकल से मिलता है, तो 56। दूसरी बात देखोगे, इसी के जैसा अधिकारी राज्य में कौन होता है, इसी के जैसा सिमिलर अधिकारी, सेम, जो ये कर सकता है पूरे देश के लिए वो कर सकता है राज्य के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे, ये आप देखोगे केंद्र की मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करेगा, वो राज्य की मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करेगा। और वो अधिकारी कौन सा हो जाता है भैया, राज्यपाल हो जाता है भैया, राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल। आगे पढ़ेंगे भैया कि क्या राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे और राज्यपाल का वेतन कहां पर होगा भैया। और ये आर्टिकल जब आते हैं तो भैया दिमाग घूमता रहता है कि क्या करें, अब कैसे पढ़ें, जो ये आर्टिकल करें, कहां से लाएं। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, सीधा प्रयाग एकेडमी आना है, और प्रयाग एकेडमी आना है, आपके संविधान की एक एक बारीकी को सुलझा दिया जाएगा। और जो लोग अगर उन्नाव क्षेत्र के हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, हमारी क्लासें जीआईसी स्कूल के सामने संचालित हो रही भैया, और वहां पर और आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो आइए, राज्यपाल, अब आर्टिकल कौन सा है राज्यपाल के वेतन का भैया, कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत वेतन दिए दे रहे हैं हम लोग, तो वो भैया हमारा आर्टिकल हो जाएगा 158, 158। कौन सा हो गया, कि राज्यपाल को जो वेतन दिया है किस आर्टिकल के तहत दे दिया है, 158 के तहत दे दिया है भैया। किसके तहत दे दिया, 158। अब इसके आगे बढ़ेंगे, तो जब इसके आगे बढ़ेंगे तो भैया अगला अधिकारी कौन आएगा, तो भैया उपराष्ट्रपति को कह सकते हैं, पर इसको वेतन नहीं मिलता इसके पद के लिए। तो ये करता क्या है, तो भैया राज्यसभा का सभापति है। क्या है भैया, राज्यसभा का सभापति है भैया। तो अब आप देखोगे यहीं पर किसके वेतन आ गए, राज्य के सभापति व उपसभापति। कौन से आ गए, उपसभापति। तो भैया राज्य के सभापति राज्यसभा के, और दूसरी बात कर दी गई उपसभापति। तीसरा कौन सा आ गया,
लोकसभा अध्यक्ष भैया, लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा इसमें, और लोकसभा का व उपाध्यक्ष आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि दोनों अलग अलग सदनों के ही तो अधिकारी हैं भाई। हमारे यहाँ दो सदन है, एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। तो ये राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, और ये लोकसभा का अध्यक्ष है, और ये उपाध्यक्ष है। अब भैया इनको वेतन किस आर्टिकल के तहत मिलता है, और इनको भी वेतन किस अनुसूची से मिलता है? 2। किससे मिलता है भैया? 2। अब आप देखिएगा इनको वेतन 2 किस आर्टिकल से देंगे भैया? देंगे हम ही ना। तो अब यहां पर आ जाओ, 89 आ जाएगा। कौन सा? 89 आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भैया? 89 अनुच्छेद 89। सॉरी, यहां पर 89 नहीं, यहां पर आप कर लीजिएगा 97। 89 में यह बात कही गई है राज्यसभा का सभापति उपसभापति। 89 में क्या बात कही गई थी? राज्यसभा का सभापति उपसभापति। पर इनके वेतन की बात 97 में की गई है। कहां पर भैया की गई है? 97। तो आओ एक बार, राष्ट्रपति को वेतन 59, राज्यपाल को वेतन 158, राज्यसभा लोकसभा सभापति उपसभापति का वेतन 97। तो आप देखोगे एक एक चीज करवा रहा हूं ना, नई व्यवस्था मिल रही है ना। अगर मिल रही है व्यवस्था तो कर दो शेयर, फैला दो इस क्लास को, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब भैया इसके बाद आएंगे, तो इसके बाद जैसे हमने यहां पर इतनी व्यवस्थाएं पढ़ डाली हैं, तो अब इसके बाद चलेंगे तो और किसका किसका वेतन मिलने वाला। और सुनिए, वेतन तो बता ही रहा हूं भैया मैं आपको। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैंने कहा, उंगलियों पर नाचेंगे भैया क्या आपके आर्टिकल। जब भी पूछे कि भैया राष्ट्रपति का वेतन 59 में भैया, आपसे पूछे राज्यपाल का वेतन 158 में भैया, लोकसभा सभापति 57 में है भैया, तो आपको ऐसा सीखना है। तो आ जाओ प्रयाग एकेडमी की क्लासों में। अब आपके आगे बढ़ते हैं, तो राज्य में जाओगे तो आप देखोगे आपको विधानमंडल मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? विधानमंडल मिलेगा। और विधानमंडल में आप देखिएगा कि विधानमंडल में 2 सदन मिलेंगे। एक आपको विधानसभा मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा भैया? विधानसभा मिल जाएगा। और एक कौन सा मिल जाएगा भैया? विधान परिषद मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? एक विधानसभा मिल गई, और दूसरी कौन सी मिल गई भैया? विधान परिषद। इनके बारे में तो मैं आगे पढ़ूंगा, पर पहले इनके वेतनों के बारे में पढ़ लूं। तो आप देखिएगा जैसे विधानसभा है, तो विधानसभा में आप देखिएगा एक अध्यक्ष होगा, और दूसरा क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। अब यहीं पर बात करोगे तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर विधान परिषद का सभापति होगा। कौन होगा? सभापति होगा। यहां पर क्या होगा? उप सभापति होगा। अब आपके इनके वेतन कहा है कि राज्य विधानमंडल के विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति का वेतन का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है। तो यहीं से याद रखिएगा कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन की बात करें, किसकी बात करते हैं भैया? वेतन। तो याद रखो, पहले ये अधिकारी ही याद कर लो कि आपसे कभी कभी कह देता अनुसूची 2 में किसके वेतन है, पढ़े नहीं है। अब आफत है, अब आफत खत्म हो रही है, और वो आफत खत्म होगी भैया प्रयाग एकेडमी की क्लासों से। तो यहां पर आर्टिकल आ जाएगा 186, 186 अनुच्छेद। और 186 अनुच्छेद कहता क्या है? कहता है विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापतियों का वेतन कहां पर है? 186। ठीक। अब अगर आप और थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हो, और मैं बता दे रहा हूं, जैसे ये आपका कह दे कि विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है, विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है, तो यहां आर्टिकल आया है, तो याद कर लो 168। भैया विधानमंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में हो गया? 161 में हो गया भैया। एक नए तरीके से, नए जोश, नए उमंग के साथ आए और जुड़ जाएं प्रयाग एकेडमी के साथ।
और हमने कहा जो भी लोग 1-2 नंबर से रुक रहे हैं वो तो निश्चित जुड़ जाएं, और जो जीएस से रुक रहे हो तो भैया मैं रुकने नहीं दूंगा इस बार आपको। और यहीं पर विधानसभा की बात कर दें तो विधानसभा का भैया अनुच्छेद हो जाएगा 170। अगर कभी भी पूछ दे कि विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो किस आर्टिकल के तहत विधानसभा आई, तो 171 और 71 में हमारी क्या हो गई, विधान परिषद हो गई। अब इसके बारे में विस्तार में आगे दूंगा, मैंने बस इसलिए बताया कि अनुसूची 2 में वेतन इनके भी हैं। ठीक, अब आप लोग लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। क्या करेंगे भैया, फिर बढ़ेंगे हम आगे की ओर। और मैं इसे पर आप भैया उंगलियों पर नचाना है इनको, तो इनके भैया नोट्स बनने चाहिए, इनके भैया नोट्स बनने चाहिए। और जब मैं यहां पर घुसूं तो आप ही मुझे बताएं कि 170 में क्या है। और मैंने कहा जल्द ही हम लाइव मिलने वाले हैं, और वहां पर तो आप देखोगे मैं जल्दी से जल्दी सब खत्म कर दूंगा, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लगा दूंगा, बस आप शेयर करें। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब किसका वेतन मिलेगा भैया, यहां पर अब आफत है, तो अब आफत नहीं है, वेतन ढूंढेंगे। तो वेतन भैया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, कौन से भैया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनके भी वेतन कहां पर हैं, इनके भी वेतन भैया आपके अनुसूची 2 के तहत ही बांटे जाते हैं। क्या करे जाते हैं, अनुसूची 2 के तहत ही बांटे जाते हैं। तो आओ भैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ के आए थे, और सुप्रीम कोर्ट पढ़ के किस में आए भैया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आए आर्टिकल 124 में, किस में पढ़ के आए। अब सुप्रीम कोर्ट के वेतन है न्यायाधीशों का, तो वेतन भैया 125 रट लीजिए, याद कर ले भैया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन होता है, न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, वो वेतन 125 में है। कहां पर भैया पैसा मिलेगा, अरे काम करोगे तो पैसा मिलेगा, और एक काम कर रहे हैं तो इनको कहां से पैसा दे रहे हैं, 125 के तहत दे रहे हैं। ठीक, आओ क्या और कोई होगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट है तो भैया उच्च न्यायालय को कैसे भूल जाओगे, हाई कोर्ट को कैसे भूल जाएंगे हम। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है, वो भी भैया अनुसूची 2 के तहत ही मिलता है, पर किस आर्टिकल से मिलता है, ये भी तो बात हुई ना। अगर आपसे पूछ दे तो याद रखो 221, कौन सा आर्टिकल हो गया, 221। तो आप देखो कि शानदार क्लास चल रही है, बस आपका शेयर करना बचा है, आपका लाइक करना बचा है, और कमेंट करना बचा है भैया। और कोई कमी हो और कुछ भी पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको जल्द से जल्द कराऊंगा। भैया कुछ लोगों का कहना है कि हिस्ट्री चालू की जाए, तो मैं हिस्ट्री भी जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, पर हिस्ट्री आपको मैं लाइव लेकर आऊंगा। जब लाइव आएंगे तब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तब तक आप इन 2 क्लासों का आनंद लेते रहें। और तीसरी क्लास करंट वाली क्लास, वो आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो भैया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितने में चला गया, 221 में चला गया। अब भैया इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो मैं रब करूं इसे, भैया ले लिया होगा, और इसे लॉक कर लें कॉपी में और दिमाग में लॉक करें। और एक बार अभी मैं लॉक करवाता हूं, ठीक है। तो जब लॉक करेंगे तो आओ भैया यहीं पर एक चीज देखिएगा। अब अगली बात करेंगे तो भारत का एक आता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखो कि कई सारे नाम तो आप नए नए सुन रहे होंगे आज कि ये क्या है गए भैया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं। अब कैग का भी वेतन कहां से मिलता है, अनुसूची 2 से मिलता है भैया। कि कैग का वेतन कहां से मिलता है, अनुसूची 2 से मिलता है। और ये जो अनुसूची 2 है भैया, इस 2 के बाद अब आप देखिएगा इसका वेतन, अगर आपसे पूछे कैग का वेतन किस आर्टिकल से मिलता है, तो
148 से। किससे? किस आर्टिकल से मिलता है भैया? 148 से मिलता है। तो यहां से कर ले याद। और अगर कैग का उल्लेख भी पूछे कि भारत में कैग है कहां, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहां है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, तब भी क्या लगा दें? 148। तो भैया आज मैंने आपको 2 अनुसूची कराई, दोनों एक नए तरीके से कराई। आप अगर जुड़ जाओ प्रयाग एकेडमी के साथ, तो मैंने कहा है एसआई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीएस में नहीं रुकेंगे, ये मेरा दावा है। जितना पढ़ा दूंगा उतने में आप क्वालिफाई करके आएंगे। पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतने में आप क्वालिफाई करके आएंगे। अगर नहीं आइएगा तो जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। भाई ऑफलाइन में हमने करके दिखा दिया है, टॉपर दिला दिया है, और इस बार आप देखोगे पूरी ताकत लगा देंगे आपके साथ। तो जो लोग भी ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। और भैया हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस संचालित होती हैं, तो जुड़ जाएं। और मैं आज क्लास को यहीं रुक रहा हूं। अब 3 से लगा के 12 तक अनुसूचियां कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसमें और आनंद आने वाला भैया अनुसूचियों में। आपको अनुसूचियों में ही आधा संविधान सिखा दूंगा, आधे आर्टिकल सिखा दूंगा। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये तो पढ़ के आया हूं भैया। क्यों? क्योंकि प्रयाग एकेडमी की क्लास ले रखी है मैंने। तो आज यहीं रोकते हैं मित्रों, और कल मिलेंगे नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। बस आप इसे शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करिएगा भैया। लाइक करने वाली चीजें बता रहा हूं आपको, एक एक नई जानकारी दे रहा हूं और नए तरीके से दे रहा हूं, एक जगह दे रहा हूं। तो भैया आज क्लास को देते हैं विराम, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अनुसूचियां की जो अगली सीरीज है उसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।